हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं, जैसे DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, UP TGT, PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई और स्टेट एग्जाम जहां पर आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। यहाँ हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है, क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ कार्टेल एम्स एट मैक्सिमाइजिंग। जो कार्टेल होता है उसका क्या एम होता है, क्या मैक्सिमाइज करना उसका एम होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कार्टेल होता क्या है। कार्टेल का मतलब क्या, एक तरीके से ग्रुप बना लेना, एक तरीके से एग्रीमेंट करके जब बहुत सारी फर्म्स आपस में ग्रुप बना लेती है। कार्टेल में होता क्या है कि जब बहुत सारी फर्म्स आपस में कॉल्यूट कर जाती हैं, मिलजुल कर एग्रीमेंट करती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि आपस में एक साथ मिलजुल कर ही वो प्राइस को और आउटपुट को डिसाइड करेंगी। बेसिकली ऐसा क्यों करती हैं? ये फर्म्स कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं। यानी जब फर्म्स को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो कुछ फर्म्स के लॉस होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये फर्म्स आपस में कॉल्यूट कर जाती हैं, फर्म आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करती हैं और मिलजुल कर उस प्राइस को और उस आउटपुट को डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब ये फर्म जो है मिलजुल कर प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करते ताकि कंपटीशन कम हो। साथ साथ ये फर्म चाहती हैं कि इनके आपस में यानी एक साथ मिलकर ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, यानी इन फर्म्स का मिलजुल कर यानी कलेक्टिवली जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा, सब कुछ फर्म्स आपस में मिलकर डिसाइड कर रही हैं, यानी जो प्राइस कार्टेल डिसाइड करेगा उसी प्राइस पे सभी नंबर ऑफ फर्म्स अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। जितनी क्वांटिटी वो डिसाइड करेगा उतनी ही क्वांटिटी सभी नंबर ऑफ फर्म्स बेचेंगे, जिसकी वजह से इन सब का प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक साथ इंक्रीज करता है, यानी इनका कलेक्टिव प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्टेल्स जो है वो क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करना चाहती हैं। कार्टेल चाहती है कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्यों, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इंडस्ट्री प्रॉफिट मीन्स क्या, इंडस्ट्री क्या होती है, एक साथ जब ग्रुप ऑफ फर्म्स काम करती हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। तो कार्टेल क्यों बनाया जाता है, ताकि एक साथ उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी एंटायर इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कार्टेल के एग्जाम्पल। तो कार्टेल का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कार्टेल का एग्जाम्पल है ओपेक। आपने ओपेक का नाम सुना होगा। ओपेक क्या है? ओपेक इज़ ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज जो ऑयल और पेट्रोलियम इनको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो आपने ओपेक का नाम सुना होगा। तो ओपेक जो है वो भी कार्टेल का ही एग्जाम्पल है। ओपेक जो है वो कार्टेल का ही एक फॉर्म है। ओपेक क्या था, बेसिकली 1960 में 1960 के अंदर जितनी भी बड़ी वर्ल्ड में 5 जो बड़ी बड़ी मेन कंट्रीज़ थी, जो यानी जो ऑयल के फॉर्म में यानी ऑयल के टर्म में जो बहुत बड़ी मानी जाती थी, यानी जो ऑयल पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने में बहुत लीडिंग कंट्रीज़ थी, जिसमें आपका हो गया ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में 1960 में ओपेक बनाया, यानी कार्टेल बनाया। और उस टाइम पे क्या करते थे, आपस में मिलजुल कर ही प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करते थे। ठीक है, तो कार्टेल का एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पर आपका ओपेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, एक स्टेटमेंट है जहाँ पर बोला गया है नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसको डिस्क्राइब करता है? यानी इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि आप एक बंदे को तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे को वर्स ऑफ ना करो। यानी अगर आप एक दूसरे बंदे को बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको पहले बंदे से बेनिफिट को छीनना पड़ेगा।
समझ आ रहा है? यानी आप दूसरे बंदे को बेटर ऑफ तभी कर सकते हो, उसको वो बेनिफिट तभी दे सकते हो जब आप उस बेनिफिट को पहले वाले से ले लो, तभी आप बेटर ऑफ कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट इनमें से किसको डिस्क्राइब करती है? ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है पैरेटो यानी परेटो ऑप्टिमम को। परेटो ऑप्टिमम क्या कहता है कि आप किसी भी पर्सन को तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे पर्सन को वर्स ऑफ ना करो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बोला जाता है परेटो ऑप्टिमम। परेटो जो वर्ड है ये कहाँ से आया था? एक जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विलफ्रेडो, ठीक है, विल्फ्रेडो परेटो थे, उनके बेसिस पे इस स्टेटमेंट को दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन कंजप्शन इन्फीरियर गुड्स हैव। कंजप्शन के अंदर इन्फीरियर गुड्स क्या कैसा इनकम इफेक्ट होता है? तो देखिए, आपने पढ़ा ना इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड का मतलब क्या है? ऐसे गुड जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप इन गुड का कंजप्शन कम कर दोगे। जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या आप इन्फीरियर गुड को, यानी जो गुड अच्छे नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड से कम है, क्या आप उनको ख़रीदना चाहोगे? नहीं ख़रीदना चाहोगे। लेकिन अगर आपकी इनकम ही कम हो है तो क्या आप ऐसे गुड को क्या करोगे? जब आपकी इनकम कम है तो आप बहुत जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप इस केस में आपकी मजबूरी होगी इन्फीरियर गुड को ख़रीदना। तो अगर आपकी इनकम कम है तो उस केस में आप इन्फीरियर गुड का कंजप्शन बढ़ा दोगे। तो यानी आप देख रहे हैं जब इनकम बढ़ रही है तो इन गुड का कंजप्शन कम हो जाता है, और जब इनकम कम होगी तो इन गुड का कंजप्शन बढ़ जाएगा। यानी इस केस में इनकम में और कंजप्शन में दोनों में कैसा रिलेशन है दिख रहा है आपको? एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। यानी इस केस में इनकम और कंजप्शन दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव है, अपोजिट है, या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यानी इन्फीरियर गुड की अगर हम बात करें तो इन्फीरियर गुड में कंजप्शन और इनकम में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार केवीएस एनवीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो केवीएस में भी बहुत बार पूछा गया और यूजीसी नेट में भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नियर मनी इज करेक्टली डिफाइंड एज। नियर मनी को आप करेक्टली क्या डिफाइन करोगे? तो देखिए, नियर मनी जो होती है ना वो एग्जैक्टली मनी नहीं है। नियर मनी जो है हम उसको मनी नहीं बोल सकते पूरी तरीके से। नियर मनी एक्चुअल में, नियर मनी को हम बोलते हैं जैसे मनी है एक तरीके से हम कैश फॉर्म को मनी बोलते हैं, बट नियर मनी जो होती है जितने भी आपके नॉन कैश असेट्स हैं, यानी कैश असेट को छोड़ के जो जितने भी आपके नॉन कैश असेट्स बचे वो आपके नियर मनी कहलाएगी। और ये मनी जो होते हैं भले ही ये नॉन कैश असेट्स है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिक्विड असेट्स होते हैं। ये एसेट्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब है कि इन एसेट्स को आप बहुत आसानी से और बहुत ईजिली एंड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस आप इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। यानी जो भी एसेट्स जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है एंड जिनको आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कैश में कन्वर्ट करा सकते हो वो सारे एसेट्स कहलाते हैं यहाँ पे आपके नियर मनी। तो यानी अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है असेट विच हैज़ 100% लिक्विडिटी। क्या आप ये 100% लिक्विड होते? नहीं। 100% लिक्विड तो क्या आपका मनी होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। एसेट विच हैज़ नो स्टोर वैल्यू, क्या इसको स्टोर नहीं कर सकते? कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी कट गया। एसेट विच इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? नहीं, ये बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको जो मनी होती है वो आपका ईजिली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी आप उससे कोई भी सामान किसी से भी जब चाहे खरीद सकते हो, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। बट इसके लिए आपको कोई भी डिनाई कर सकता है क्योंकि इसको ये पूरे तरीके से कैश असेट्स नहीं है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जहाँ पे बोला है कि असेट विच फुलफिल द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, यानी ऐसे एसेट भले ही नॉन कैश हैं बट इनको आप स्टोर कर सकते हो एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी अभी वो नॉन कैश असेट्स है बट आप उनको थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट करके उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बदल सकते हो एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी कहाँ फुलफिल हो रही है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या कहते हैं? असेट्स, यानी नियर मनी वो मनी है जिसको आप बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं, नॉन कैश एसेट्स होते हैं और जिनको कम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप कैश में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एरिया अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। यानी इंडिया में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का जो हम अगर
बोले कि इंट्रोड्यूसर है वो कौन है, किसको बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DR गेडगिल। DR गेडगिल को जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एक इंट्रोड्यूसर माना जाता है। यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात पहली बार जो थे वो DR गेडगिल ने ही करी थी। ठीक है, अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो DR गेडगिल है उसने कौन सी योजना दी थी। ऑब्वियसली उन्होंने अपने नाम पर योजना दी थी, जिस योजना को बोला जाता है गेडगिल योजना। DR गेडगिल ने ये जो योजना दी थी उसको बोला जाता है गेडगिल योजना। ये योजना कब से कब तक थी, ये योजना थी 1961 से 1966 तक। यानी हमारे इंडिया का जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उस 5 ईयर प्लान को गेडगिल योजना भी बोला जाता है, और इस योजना को दिया था DR गेडगिल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि किस 5 ईयर प्लान को गेडगिल योजना भी बोला जाता है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान। ये थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, ये था 1961 से लेके 1966 तक। ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग था क्या, यानी इसमें गेडगिल ने क्या बात करी थी। गेडगिल ने बोला डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ जो प्लानिंग है वो सिर्फ सेंटर ना करे, यानी सारा रिसोर्स मैनेजमेंट होना या प्लान करना वो सिर्फ सेंटर ना करे, यानी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल लेवल तक, नीचे लेवल तक भी जाना चाहिए। ऑब्वियसली कोई अगर बैकवर्ड एरिया में, कोई दूर दराज के एरिया में बैठा है तो उस सेंट्रल लेवल के पर्सन को उसके वहाँ की क्या नीड है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या काम करना है, वो सेंटर को नहीं पता होगा। तो उसके लिए लोकल लेवल, वहाँ पे ग्राम पंचायत, ये सब वहाँ पर होने चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या है, लोगों को इन्वॉल्व करना, यानी इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करना। रिसोर्सेज का एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर से स्टेट की तरफ जाना चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, यानी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, ये सब लोग प्लान करें, यही लोग एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यानी सेंटर इंटरवेंशन ना करें, ये लोग आसानी से लोकल इंस्टीट्यूशन ये सब आसानी से काम करें, प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करें, खुद ही सुपरवाइज करें, ये काम जो है इसकी बात की गई थी DR गेडगिल ने। तो इस योजना को बोला जाता है गेडगिल योजना या फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, UGC नेट में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा है जो BOP के कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि BOP के कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। आप जानते हैं कि BOP के अंदर 2 टाइप के अकाउंट बनते हैं, वैसे 3 बनते हैं, क्या, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आती है जिसका असेट्स और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट जो भी आइटम्स है या जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं अगर उसका इम्पैक्ट हमारे एसेट्स पे और लायबिलिटीज़ पे पड़ रहा है, वो हमारे सारे किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जैसे लोन हो गया आपका, बोरिंग्स हो गया, FDI हो गया, FII हो गया, ये सारा हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है। तो कहता है कि अब बताइए इनमें से कौन सा आइटम है जो BOP के कैपिटल अकाउंट में इंक्लूडेड होगा। फॉरेन लोन, येस, मैंने आपको बोला लोन होगा, येस होगा। FDI होगा, हाँ होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जैसे हम फॉरेन कंट्री में वहाँ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने से हमें ऑनरशिप कंट्रोलिंग पावर्स मिल जाती है, वो कहलाता है FDI। ठीक है, तो यानी दूसरी कंपनीज़ के स्टेक्स यानी शेयर्स खरीद लेना जहाँ पे आपको ऑनरशिप्स मिल जाता है, वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली इससे हमारे एसेट्स लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर FDI दूसरी कंट्री में हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस कंट्री के यानी हमारे जो BOP में कहाँ पैसा जाए, डेबिट में चला जाएगा, यानी हमारे यहाँ से कहाँ पैसा गया, उस कंट्री में चला गया, तो ये BOP को, उसके एसेट्स लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। प्राइवेट रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग अपने परिवार से दूर होते हैं, फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में अपने फैमिली वालों को पैसे भिजवाते हैं, वो प्राइवेट रेमिटेंस है। तो इसका इम्पैक्ट कोई भी BOP के एसेट लायबिलिटी पे नहीं पड़ता। तो यानी फॉरेन लोन्स ये कैपिटल अकाउंट में आएगा एंड FDI आएगा, लेकिन प्राइवेट रेमिटेंस इसका कोई इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी पे नहीं पड़ता। प्राइवेट रेमिटेंस आते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर D में, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन को बहुत बार जो है वो KVS के एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मेक इन इंडिया कैंपेन। एक मेक इन इंडिया कैंपेन लाया गया था। इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना, इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब प्रोग्राम यानी ये कैंपेन जो है वो कब लाया गया इंडिया में? तो ये लाया गया था प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 में। 25 सितंबर 2014 में इंडिया में इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया था। एंड इस प्रोग्राम को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, यानी ये प्रोग्राम किसने शुरू किया था? इस प्रोग्राम को शुरू किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया पूछा जाता है? 25 सितंबर 2014 को। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यानी इससे पहले क्या करते थे कि हम बहुत सारा सामान इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, चाइना में और अदर कंट्री से मंगा रहे थे। तो इस प्रोग्राम को, इस कैंपेन को इसलिए शुरू किया गया था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबलिंग हो रही है प्रोडक्ट की वो सारी की सारी इंडिया में ही हो। यानी हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको बढ़ावा देना, उनको इनकरेज करना, यानी जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी प्रोडक्ट असेंबल हो रहा वो सारा का सारा इंडिया में हो। ठीक है, यानी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस आए, लोगों में स्किल डेवलप हो। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट बढ़े एंड साथ साथ इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हो। ये मेक इन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था। वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें। मेक इन इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आपको ये सारे लिक्विड एसेट दे रखे हैं और आपको इनकी लिक्विडिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी सबसे कम लिक्विड है, यानी जिसकी लिक्विडिटी सबसे कम है उसको अरेंज करते करते जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वहाँ तक लेके जाना है। तो देखिए सबसे कम लिक्विड क्या होगा यहाँ पर? टाइम डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी वो अमाउंट है जो हम आसानी से बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो हमें उसके बदले इतना पैसा मतलब हमारे लिए उसको विड्रॉन करना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे कम लिक्विड हो गया यहाँ पर आपका टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। उसके बाद फिर सेविंग डिपॉजिट, जो आपने बैंक में पैसा सेव कर रखा है। उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड हो गया टाइम डिपॉजिट। इसको जब चाहें आप बैंक से डिमांड करके विड्रॉन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में होगा करेंसी यानी मनी, जो आसानी से विड्रॉन करी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे कम लिक्विड हो गया यहाँ पे टाइम डिपॉजिट, उससे ज़्यादा लिक्विड है सेविंग डिपॉजिट, उससे भी ज़्यादा लिक्विड है डिमांड डिपॉजिट, और सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो है आपका करेंसी। यानी ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। 2016, 2018 के पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट क्वेश्चन है जहाँ पे बोलता है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है वो कौन सी ग्रोथ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात जो है वो कौन सी ग्रोथ में की गई है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ में की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर की गई है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको केवीएस का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है कि चारों ऑप्शन में आपको एमपीसी, एमपीएस, एमपीसी और इनकी वैल्यू दे रखी है, उनके साथ में मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या करना है? एमपीसी और एमपीएस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करके चेक करना है कि के की क्या वैल्यू आ रही है। जैसे पहले में आपको के की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो आप जानते हैं के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो आपको क्या करना है? 1 माइनस एमपीसी की जगह 0.2 रखना है, तो 1/0.8 डेसिमल हटा, ऊपर आ गया आपका 4/5 यानी आंसर आ गया 1.2। तो यानी जब एमपीसी की वैल्यू 0.2 है तो के की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1.245 यानी ए का ऑप्शन नंबर 1 4। देखो ए का ऑप्शन नंबर 4 आपको यहीं दिख गया। अब देखिए ए का 4 कहीं पे भी है? नहीं है। तो इससे आपको डायरेक्टली पता लगेगा कि यही आंसर होगा। यानी बहुत बार ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको एक पता लग गया तो आप दूसरा आसानी से बता सकते हो। दूसरे में कहता है कि जब एमपीएस की वैल्यू 0.5 है तो आप जानते हैं कि का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। आपने सीधा डिवाइड में एमपीएस की वैल्यू रखनी है 1/0.5। 1/0.5
0.5 का मतलब गया के की वैल्यू होगी 2, यानी बी का हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, बी का ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करने हैं, सही आंसर तक पहुंचना है, और कैसे कितने सारे क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.